नमस्कार, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में, है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो रुद्रदमन था उसका जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में है, जो गिरनार पर्वत पे है, और वो किस बारे में दिया हुआ है, वो सुदर्शन झील के बांध के बारे में, जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण उसने कराया था रुद्रदमन ने, तो उसके बारे में दिया हुआ है, और जो कि ये संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है। आप ध्यान रखेंगे ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और संस्कृत भाषा में लिखी गई है ना, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना यहाँ संस्कृत की जगह पे प्राकृत दे सकता है, आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ये ध्यान रखेंगे आप। और जो कुजुल कटफेसिस था, इसने भारत में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के जारी करवाए थे। और जो विम कटफेसिस था, ये सोना और तांबा दोनों का सिक्का जारी करवाया था, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और भारत में सर्वप्रथम सोना का सिक्का, जो स्वर्ण सिक्के हैं, उसको इंडो ग्रीक ने चलवाया था, और इसको नियमित रूप से कुषाण ने चलवाया था, स्टार्ट किया था। और इंडो ग्रीक ने, जो कि शुद्ध सोने के सिक्के इंडो ग्रीक के थे, और कुषाण शासक ने इसको बहुत पैमाने पे, मतलब कंटिन्यू बेसिस पे इसको चलाया था, सोने के सिक्के को, है ना, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मेंशन किया हुआ विम कटफेसिस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, और कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। और देखते हैं। और कनिष्क ने मथुरा से सारनाथ का अभिलेख ले आके कहाँ लगाया था, ये बौद्ध अभिलेख ले आके सारनाथ में इन्होंने लगाया था। कौन सी ईस्वी में, तो 81 ईस्वी में, है, ये ध्यान रखेंगे आप। और कनिष्क के रप्तक के जो अभिलेख हैं उसमें 4 शहरों का नाम मिलता है, जो कि है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और जो हम लोग अभी प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसमें कि अगर इसमें 57 जोड़ देंगे तो ये 57 जोड़ देंगे, और अगर इसमें 78 घटा देंगे तो 78 घटा देंगे, तो ये बन जाएगा शक संवत, है ना। और 57 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा विक्रम संवत कैलेंडर, ये ध्यान रखेंगे। और जो अश्वघोष थे वो कनिष्क के राज कवि थे, और इन्हीं की रचना थी अश्वघोष की सौदरानंद बुद्ध चरित, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में बहुत बार आ चुका है। ये अश्वघोष की रचना थी। और सारीपुत्र प्रकरण, ये ध्यान रखेंगे। और वसुमित्र भी कनिष्क के कोर्ट में ही थे, और ये वसुमित्र वही हैं जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व और चरक, ये चारों कनिष्क के दरबार में थे। पतंजलि की बुक है महाभाष्य, है ना। और देख लेते हैं। और जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, उसमें कुषाणों के व्यापार के बारे में मिलता है, जो कि फारस की खाड़ी और लाल सागर तक थी। और इसमें कुषाण की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। और कनिष्क के टाइम पे ही गांधार शैली और मथुरा शैली स्टार्ट हुई थी, और जिसको कि इंडो ग्रीक भी बोलते हैं, और इसके संरक्षक थे कुषाण। कनिष्क के टाइम पे ही हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। और गांधार में जो बामियान पहाड़ी है उसको काट करके बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाती थी, और कनिष्क के टाइम पे बाल विवाह की प्रथा स्टार्ट हुई थी, है ना। और जो बाहरी आक्रमण हुआ था इंडिया पे, वो उसका क्रम था, पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, और फिर कुषाण आया था, है ना। ये आप ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया जाता है इसको करने के लिए। और जो स्टेटो 2 था, इसने शीशे के सिक्के जारी करवाए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 2-3 स्टार मार्क कर लेंगे आप। स्टेटो 2 ने शीशे के सिक्के जारी करवाए थे। और जो पुष्यमित्र सिंह था, जो कि सेनापति था किसका, तो मौर्य का जो लास्ट शासक था बृहद्रथ, इसका हत्या किया था, और इसने शुंग राजवंश की स्थापना की थी, ये ध्यान रखेंगे। और ये अयोध्या के अभिलेख से प्राप्त हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के ही पुरोहित थे, इन्हीं के दरबार में थे।
है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। और आपको मैंने बुद्ध वाले लेक्चर में बताया था कि जो हेलियोडोरस था उसने भागवत धर्म ग्रहण किया था और जो विदिशा बेसनगर में उसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की थी। और शुंग का जो लास्ट शासक था देवभूति, उसको वासुदेव कनव ने हरा के कौन सा वंश, कनव वंश की स्थापना की थी, ये ध्यान रखेंगे। और जो सतवाहन है, सतवाहन का जो संस्थापक है वो सिंधुक, सिमुक या सिप्रक, ये तीनों नाम से जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें सिमुक, ये बहुत बार एग्जाम में यही नाम दिया जाता है, सिमुक था, ये ध्यान रखें। और इसकी जो राजधानी थी सातवाहन की, सातवाहन की राजधानी कहाँ थी, तो पैठन, पैठन थी। और जो कि आरंभिक राजधानी थी इसकी अमरावती, अमरावती। ये दोनों राजधानी आप ध्यान रखेंगे, कोई सा भी राजधानी पूछ सकता है आपसे, है ना। और जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, जो सातवाहन के बहुत ही इम्पोर्टेंट किंग हैं, उनको वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है और अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। और देख लेते हैं इसमें कुछ फैक्ट है तो कलिंग का जो चेदी वंश है जिसका संस्थापक मेघवाहन था, और इसी चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है ना। और इसी चेदी वंश के रूरल थे खारवेल, खारवेल, जिसकी इंस्क्रिप्शन मिलती है उदयगिरी की पहाड़ी में, उदयगिरी की पहाड़ी में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उदयगिरी की पहाड़ी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से। ये इकलौता एक ऐसा अभिलेख है जो कि खारवेल के बारे में बताता है। खारवेल का जो भी हिस्ट्री था वो इसी अभिलेख में है, इसके अलावा कहीं और आपको नहीं मिलेगा, है ना। और इसी ने पांड्य शासक से गधे से हल चलवाया था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे। और जो जस्टियन था पूर्वी रोमन शासक, ये प्रसिद्ध था न्याय संबंधी सुधारों के लिए, है ना। तो ये हो गया इस चैप्टर का फैक्ट। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किया था। मैंने आपको 2-3 स्टार करवाया था इसी क्वेश्चन के लिए, ये स्टेटो 2 था, इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित कराए थे। तो ये अगाथोक्लिस था, है ना, ये फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। तो गौतम बुद्ध के समसामयिक था बिंबिसार, और इसी के समसामयिक था प्रसेनजीत, लेकिन मिलिंद नहीं था, इसका आंसर सी होगा, है ना। देखते हैं काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो ये मिलता है कारियावार के रुद्रदमन अभिलेख में, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात हमने अभी फैक्ट में ऊपर देखा, गुजरात गिर में। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियाँ वर्णित हैं। तो ये है जूनागढ़ में, जूनागढ़ गुजरात, ध्यान रखेंगे। बिना बिगाड़ के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, रुद्रदमन प्रथम ने। और इस सुदर्शन झील को बनाया किसने था, इस सुदर्शन झील को बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया। तो ये ताम्रक का था, जिसको कि इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। मैच करना है, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो रुद्रदमन था वो क्या था, वो शक था, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो बी का 4 एक में ही, इसका आंसर सी होगा। आप ऑप्शन से जा सकते हैं। डिमिट्रियस हिंदू यूनानी था, है ना। गोंडोफर्निज पहलव था, और विम कुषाण था। और विम ने ही क्या किया था, सोने के सिक्के जारी करवाए थे, सोने और तांबा का, है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर सी होगा। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो ये किया था कुषाण ने, ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर बी होगा। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के नियमित रूप से चलाया था, कुषाण ने, बट सबसे पहले जारी करवाया था इंडो ग्रीक ने, इंडो ग्रीक।
ने सबसे पहले किया था सोने के सिक्के को, है ना, ये ध्यान रखेंगे। बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुध का हुआ है कनिष्क के सिक्कों पर अंकन, हमने फैक्ट में देखा था। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? सर्वप्रथम सोना का सिक्का जारी किया था विम किटफेसिस ने, और कुजुल किटफेसिस ने किया था, इसने किया था तांबा का सिक्का, है ना, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया था? तो नियमित रूप से किया था विम किटफेसिस ने। रिपीटेड क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये विम किटफेसिस। रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। योध्या सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? ये कार्तिकेय का मिलता है। योध्या रिलेटेड है राजस्थान से, है ना, राजस्थान से। कनिष्क सरनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की संतिथि क्या है? तो ये 81 ईस्वी सन है। मैंने आपको बताया था जब इसने गद्दी संभाला था उसके 3 साल के बाद, तो 78 + 3 81 हो गया, है ना। और ये लाया कहाँ से था? तो लाया था मथुरा से, मथुरा या मेरठ था, मथुरा था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 78 AD में, ध्यान रखेंगे। शक संवत प्रारंभ किया गया था, शक संवत प्रारंभ किया था 78 में, और विक्रम संवत 57 BCE में, है ना, ये ध्यान रखेंगे। इस विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? तो शक है 57, विक्रम है 57, शक है 58। अगर दोनों को जोड़ दें तो 8 7 15 और 7 5 13, तो हो गया 135 वर्ष। इसका सी होगा, दोनों का अंतर पूछ रहा था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों के किस एक तदनुरूप है? ये 22 मार्च है, क्योंकि जब ये लीप ईयर होता है ना तो एक दिन घट जाता है, तो ये 22 मार्च इसका आंसर होगा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत मैंने आपको बताया 57, 78 में हुआ था शक संवत, शक संवत, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो 2009 में शक संवत कितना है? तो 78। 2009 से 78 घटा देंगे तो 9 में 60 गया 1, 10 में 7 जाए 3, 9 1 1931, आंसर ए होगा। और इसी में अगर पूछता कि शक संवत की जगह विक्रम संवत पूछता तो हम लोग इसमें 57, है ना, इसमें जोड़ देते, तो ये हो जाता 9 7 16 6, ये हो जाता, ये होता विक्रम संवत का, और शक संवत का होगा 1931। इसका आंसर ए होगा। ऑप्शन में आप देखिए ये भी दिया हुआ है। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो इसका आंसर था, कनिष्क के समकालीन कौन था? तो कालिदास तो नहीं था, है ना, तीसरा नहीं है, वो सभी नहीं है, एक तो है अशोघोष है, और वो सुमित्र भी था, तो एक और 2 था, इसका आंसर सी होगा। अशोघोष किसका समकालीन था? तो अशोघोष समकालीन था कनिष्क का। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? अशोघोष था, है ना, नागार्जुन भी था, चरक भी था, पतंजलि नहीं था। ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार से था, पुष्यमित्र शुंग, हमने अभी देखा था, जिसने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी, किसको मार के? तो बृहद्रथ को मार के, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं आया था? तो अशोघोष तो था ही, वसुमित्र भी था, पार्स भी था, विशाखदत्त नहीं आया था। और विशाखदत्त की बुक एक फेमस है, उसका नाम बताएंगे, मुद्रा राक्षस, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक? 4 शहर था, है ना, श्रावस्ती नहीं था, ये था साकेत, ये ध्यान रखेंगे। पाटलिपुत्र था, कौशाम्बी और चंपा, इसका आंसर ए होगा, है ना, श्रावस्ती नहीं था, ये ध्यान रखेंगे। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये शिक्षा प्राप्त किया था चरक ने और जीवक ने, इसका आंसर होगा सी और डी, दोनों होगा, ध्यान रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी ये अयोध्या लेख में मिलती है।
द्वयोदिक यज्ञ किया गया था, अश्वमेध यज्ञ। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद किया था कण्व वंश ने, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और शुंग वंश का जो लास्ट रूलर था ये कौन था? देवभूति, है ना, जिसको हराया था किसने? तो वासुदेव ने, वासुदेव। और इसने किया था कण्व वंश का स्थापना। और ये ध्यान रखेंगे देवभूति और वासुदेव दोनों ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वंश थे, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो ये था सातवाहन, जिसकी की राजधानी थी पैठन या प्रतिष्ठान भी बोला जाता है। और इसकी जो स्टार्टिंग में राजधानी थी वो थी अमरावती, आरंभिक राजधानी। ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों राजधानी याद रखेंगे। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? ये था सातवाहन का। इसके 3 नाम थे, जिसमें कि मैंने आपको बोला था सिमुक इम्पॉर्टेंट है, यही नाम देता है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये हराया था पान चाउ ने। कनिष्क की तरफ से एक कोई लड़की का शादी का प्रपोजल गया था इस जनरल को, जब ये आक्रमण कर रहा था तो इसने मना किया था। तो वापस से कनिष्क ने अपने ईगो में आके उस पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन उसमें कनिष्क हार गया था, ये ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो ये कुषाण वंश और मौर्य वंश, ये दोनों था। इसका आंसर होगा डी। इनमें से कोई नहीं है, तो डी तो नहीं होगा, इसका बी और सी होगा। अगर एक से अधिक रहता, बीपीएससी वाला क्वेश्चन रहता, तो इसमें बी और सी होता आंसर। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण के टाइम पे। ऑलरेडी हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं ये चीज़। हम लोग देखते हैं यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता। इसमें से पूछ रहा कौन सा एक सुमेलित सही सुमेलित है ना। तो कुषाण, गांधार कला शैली, यही सही सुमेलित है, तो इसका आंसर बी होगा। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो ये फली फैली कुषाणों के समय में। गांधार शैली थी और एक थी मथुरा शैली, ये ध्यान रखेंगे। इसमें देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछा गया है। सुमेलित नहीं है ये पूछा गया, तो ये सही है। कुषाण के टाइम पे स्वर्ण और ताम्र जारी हुए थे। गुप्त के टाइम पे स्वर्ण एवं रजत हुए थे। सातवाहन के टाइम पे स्वर्ण नहीं था। सातवाहन के टाइम पे था, स्वर्ण के अलावा था, तो ये आपका चांदी था, है ना, तांबा था और सीसा था। ये तीनों सिक्के जारी किए थे सातवाहन ने, लेकिन स्वर्ण नहीं किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान इसमें देखते हैं। तो गांधार कला था कुषाण से रिलेटेड, जूनागढ़ रुद्र दमन से रिलेटेड, मिलिंद पन्नो मिनांडर तक शिलालेख पातिक से। तो इसका आंसर होना चाहिए 3 4 1 2। 3 4 1 2 देखते हैं, सी में है, सी है आंसर इसका। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो ये बुद्ध प्रतिमा के लिए। बामियान में ही एक पर्वत था जहाँ से वो काट के ये बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाती थी, उसके पत्थर को काट के, है ना, ये ध्यान रखेंगे। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार, है ना। इसी को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं इंडो ग्रीक, ये ध्यान रखेंगे। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो ये क्या है? भारतीय और यूनानी कला का ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप से ये किया जाता है? गांधार मूर्ति कला में मैंने आपको बताया बामियान का वो जगह है गांधार में। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही युग्म है? तो सबसे पहले यूनानी आया था, फिर शक, फिर कुषाण। मैंने आपको बोला था ये क्रम याद रखने के लिए। इसका आंसर ए होगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो ये किया था डेरियस प्रथम ने, जो कि
ये अगर इंडिया है, ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, तो इधर से यहाँ पे किया था, है ना, इस वाले पार्ट में, ये ध्यान रखेंगे आप। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश ये सातवाहन था, जिसकी राजधानी पैठन, प्रतिष्ठान और अमरावती, ये ध्यान रखेंगे। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये मिलती है मत्स्य पुराण में। और कितने राजाओं का वर्णन है इसमें? तो 29 राजाओं का वर्णन है, ये ध्यान रखेंगे। सातवाहन की राजधानी अवस्थित है अमरावती में, ये आरंभिक राजधानी थी। आपसे दोनों राजधानी देके पूछ सकता है, आप ये ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? आप देख सकते हैं इसमें बाद वाली राजधानी पूछा है प्रतिष्ठान, और एक और है पैठन, है ना। ये दोनों नाम याद रखेंगे, इवन तीनों नाम याद रखेंगे, है ना। आरंभिक भी पूछ सकता है और बाद की भी पूछ सकता है। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। वापस से देखते हैं। शुंग थे पाटलिपुत्रा में, सातवाहन की पैठन अभी हमने देखी, कदम का बनवासी और चंदेल का महोबा। तो इसका आंसर होना चाहिए 4 3 2 1। 4 3 2 1 ए में है, इसका आंसर ए होगा। मैं आपको इसके लिए जूम आउट कर देता हूँ, आप ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेंगे, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आया था सतवाहन एक, फिर वाकाटका, फिर चालुक्य। तो इसका आंसर होगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी, ये ध्यान रखेंगे। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। तो ये असर्शन सही है, हुआ था। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो ये भी सही है। और इसमें बीच में अगर क्योंकि लगा दें, है ना। अब इसको पढ़ते हैं। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ क्योंकि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, है ना। ये ध्यान रखेंगे। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो ये भी मिला था, इसका आंसर बी होगा। दोनों, एक और दो, दोनों सही है। ये देखते हैं तो ये कौन सा बोल रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नासिक गौतमीपुत्र का, तो ये सही है। हाथी गुम्फा खारवेल, ये भी सही है। खारवेल कौन सा वंश था? तो ये था छेदी वंश, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और भीतरी, भीतरी रिलेटेड है स्कंदगुप्त से, स्कंदगुप्त, है ना, जो कि गुप्त शासक था, ये ध्यान रखेंगे। और जो पुलकेशिन 2 है, ये रिलेटेड है ऐहोल इंस्क्रिप्शन से, ऐहोल अभिलेख से, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही सुमेलित नहीं है। बाद बाकी गिरनार का रुद्र दमन आपको भी पता है, सुदर्शन लेख के लिए। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो ये इक्ष्वाकुओं को कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। कुषाण फारसी की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करता था, ये दिया गया है पेरिफ्री ऑफ द ओशियन में। और उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, इसके बारे में कहीं मेंशन किया हुआ नहीं, तो ये रीजन गलत है, असर्शन सही है ना। तो इसका आंसर होगा ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखेंगे ये चीज़। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो ये जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहाँ है? उदयगिरी की पहाड़ी में। उदयगिरी कहाँ पे है? उदयगिरी उड़ीसा, ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो ये था खारवेल, है ना, ये ध्यान रखेंगे। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो ये चेदी वंश। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये खारवेल का था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश और महामेघवान वंश। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि चेदी वंश को ही महामेघवान वंश भी कहते हैं,
है ना, दोनों है हुआ इसका ए और बी, इसका ई होगा आंसर। आप देख सकते हैं ये बीपीएससी का बुद्धि है, बीपीएससी ने ये क्वेश्चन ऐसे बनाया है। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, तो ये खारवेल का है, इकलौता स्रोत है ये, इसके बाहर आपको कहीं भी इसके बारे में नहीं मिलेगा आपको खारवेल के बारे में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है, तो ये विधि के क्षेत्र में है, न्याय से रिलेटेड थे ये ध्यान रखेंगे आप। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी, तो ये किसी अननोन आदमी थे, इसने अपना नाम नहीं लिखा हुआ है उस पर, उस बुक के में, तो इसका आंसर ई होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग के साथ। तो अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।